हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। तो इससे पहले हमने एमपी फॉलेट को डिस्कस किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके टॉप कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रहे हैं। तो डेफिनेटली होपफुली आपको समझ आए होंगे, रिवाइज जरूर कर लेना। बाकी चेस्टर बर्नार्ड की बात करें तो ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बिहेवियरलिस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम बिहेवियरलिस्ट शुरू कर देंगे। तो चेस्टर बर्नार्ड की बात करें तो 1886 से लेकर 1961 तक जो है उनका टाइम पीरियड रहा हुआ है। मल्देन मैसाचुसेट्स यूएसए में पैदा हुए। हालांकि काफी फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मेजर करा इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट में एंड जनरल मैनेजर थे बेल टेलीफोन कंपनी के। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एट पेंसिल्वानिया, देन प्रमोटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो जनरल मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट तक का इनका सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने लिखा 1938 में। PYQ में डायरेक्टली इसको पूछा गया है। And this publication was based on the series of lectures he gave on administration at the Lowell Institute of Boston at Boston। तो यहाँ पर लॉवेल इंस्टीट्यूट जो बॉस्टन में था उसमें इन्होंने क्या किया, उस इंस्टीट्यूशन में एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन्होंने रखा था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उसके बेसिस के ऊपर ही जो है पब्लिकेशन है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और स्पिरिचुअल फादर इनको कहा जाता है सोशल सिस्टम स्कूल का। PYQ में पूछा जा चुका है। और जितने भी यहाँ पर फादर्स हैं, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स के फादर का पता होना चाहिए। तो इनके कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और इसको एक ह्यूमन कॉपरेशन का सिस्टम कहा ऑर्गेनाइजेशन के भी। ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पर है तो वहां पर ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियसली बात है। और उनके बीच में जो कॉपरेशन है, ये जो कॉपरेशन है यही जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, वहां पर कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तभी जो है जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशल होते हैं, तभी हम कॉपरेशन यहाँ पर कर पाते हैं। तो बर्नार्ड का कहना है ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। PYQ में स्टेटमेंट आई हुई है। क्या है जी ऑर्गेनाइजेशन? अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज विच आर बेसिकली बीइंग कोऑर्डिनेटेड कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मतलब अवेयर, लोगों को पता है, पीपल आर अवेयर दैट व्हाट दे आर डूइंग। लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस के चलते वो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इसको कहा ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग अवेयर हैं दैट व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं और किस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। दे आर अवेयर, मच अवेयर ऑफ दैट। वो अच्छे से जो है उस चीज को जानते हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। एम्फेसाइजेस द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के सिस्टम को इन्होंने काफी एम्फेसाइज किया। कहा कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें इंटरेक्शन होना जरूरी है। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि भाई सोशल होना जरूरी है। वी नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट। और इन्होंने रिजेक्ट करा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, जो कि दिया गया था टेलर के द्वारा या क्लासिकल थ्योरिस्ट के द्वारा, जिन्होंने कहा कि भाई जो भी इंसान, जो भी वर्कर यहाँ पर है, वो मोटिवेट होता है ड्यू टू द इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने कही, तो उसको रिजेक्ट किया बेसिकली। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पर किस चीज का? सोशल मैन का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि भाई सोशल मैन होता है बेसिकली जो, जिसको कुछ सोशल नीड्स होती हैं, कुछ एक तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की नीड्स होती है, या कुछ ऐसी ही नीड्स जहां पर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट जहां पर नहीं चलेगा, जो कि टेलर ने यहाँ पर दिया हुआ है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, PYQ में बिल्कुल पूछा जा चुका है इसको कि क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस, इक्विलिब्रियम होता है बीइंग इक्वल। ठीक है, कंट्रीब्यूशन और सेटिस्फेक्शन दोनों को इक्वल होने की बात कही है। इसको देखते जरा क्या कहता है कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो ये भी बर्नार्ड ने दिया हुआ, याद रखना इस चीज को, ये पूछा गया है कि किसने दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम क्या कहता है? देखो कि भाई कंट्रीब्यूशन जितना है उतने ही, मतलब कंट्रीब्यूशन के बदले उनको उतनी ही सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, उसका बैलेंस। बेसिकली जितने भी लोग होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज क्या है कि जितने भी लोग होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एफर्ट्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंडिविजुअल इज पॉसिबल ओनली इफ द इंडिविजुअल गेट्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन।
कह रहे हैं कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है उस इंडिविजुअल के द्वारा, वो तभी पॉसिबल होता है अगर इंडिविजुअल को वापस कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है एज पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जैसे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन से बदले में क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए सेटिस्फेक्शन। ये जो बैलेंस है कंट्रीब्यूशन और सेटिस्फेक्शन का, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम। तो एन इंडिविजुअल वांट्स बैक सम इंसेंटिव्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वापसी में उसको क्या चाहिए, कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेटिस्फेक्शन किस फॉर्म में, इंसेंटिव्स की फॉर्म में। तो दीज इंसेंटिव्स आर नॉट नेसेसरली द मॉनेटरी इंसेंटिव। तो एक चीज यहाँ पर बर्नार्ड ने क्लियरली मेंशन करी हुई है कि जब हम बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बदले में उसको इंसेंटिव चाहिए, तो इंसेंटिव का मतलब यहाँ पर मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, ठीक है, मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है सिर्फ, मतलब ठीक है मॉनेटरी इंसेंटिव है, लेकिन जरूरी नहीं कि मॉनेटरी इंसेंटिव ही हो, बाकी और इंसेंटिव्स भी होते हैं जी यहाँ पर। तो बर्नार्ड ने रिजेक्ट करा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, कि सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव से ही जो है हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं वर्कर्स को। इन्होंने रिजेक्ट किया इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट को और कहा दैट देयर आर सम मोर टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, इंड्यूसमेंट्स। तो कौन सी हैं जी, पैसे के अलावा क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में कब आती है, फॉर्मेशन कब होती है जी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इन तीन कंडीशंस में होती है। सबसे पहली कंडीशन है देयर आर पर्सन्स एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पर सबसे पहला इन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन होना जरूरी है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जितने जो भी लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में है उनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेकेंडली हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट एक्शन। तो यहाँ पर उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बताई कि भाई लोग होने चाहिए जो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन उनकी हो। सेकेंडली उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करें। एंड फाइनली टू अकम्प्लिश अ कॉमन पर्पस। और क्या होता है, एक कॉमन गोल होता है जी, कॉमन गोल होता है जिसको इन्होंने अचीव करना होता है। तीन तरह की इन्होंने चीजें बताई। सबसे पहले लोग होने चाहिए जो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। दूसरा, उन लोगों की विलिंगनेस होनी चाहिए कंट्रीब्यूट करने की, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की। तीसरा, एक कॉमन पर्पस। ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है। तो बर्नार्ड ने चार तरह के यहाँ पर इंड्यूसमेंट्स दिए हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट। सबसे पहला इंड्यूसमेंट है मटेरियल, दूसरा है नॉन मटेरियल, तीसरा है डिजायरेबल फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्क, चौथा है आइडियल बेनिफिक्शन। ये चार इंड्यूसमेंट्स के टाइप दिए बर्नार्ड ने। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल इंड्यूसमेंट की, जिससे आप मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को। मटेरियल इंड्यूसमेंट का मतलब हुआ जहां पर आप मटेरियलिस्टिक चीजें दे रहे हैं, जैसे पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, कुछ चीजें गिफ्ट्स दे रहे हैं, या कोई फिजिकल कंडीशंस आप यहाँ पर दे रहे हो, जो भी आपकी यहाँ पर फिजिकल कंडीशंस हैं अवेलेबल, है ना। तो ये मटेरियल इंड्यूसमेंट्स हो गया जी, आप ये ऑफर कर रहे हो लोगों को। सेकंड आता है नॉन मटेरियल, जिसमें आता है प्रेस्टिज, सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल पावर, अथॉरिटी दे रहे हैं आप, पर्सनल पावर दे रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन दे रहे हैं हम, बेसिकली पहचान दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। फिर आता है तीसरा डिजायरेबल फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्क। तो डिजायरेबल का मतलब होता है जो वर्कर चाहता है, अकॉर्डिंग टू द वर्कर, कि वर्कर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप फिजिकल कंडीशन यहाँ पर काम की दो। पहले पॉइंट में हमने देखा कि फिजिकल कंडीशंस भी मटेरियल रिवॉर्ड में आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन जब डिजायरेबल फिजिकल कंडीशन देंगे तो वर्कर के हिसाब से होगा, तो थोड़ा सा हमें अलग चीज करनी पड़ेगी। आइडियल बेनिफिक्शन, आइडियल बेनिफिक्शन का मतलब होता है प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जैसे हमारी एप्लीकेशन है बीइंग नेट जेआरएफ, ठीक है जी, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको इसमें काम करने का गर्व महसूस होना चाहिए। कोई भी कंपनी ले लो आप, छोटी बड़ी, तो उसमें आपको कंपनी को क्या करना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप देनी चाहिए, कि भाई आपके साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको गर्व महसूस होना चाहिए आपके साथ काम करने के लिए। इस तरह से आपको अपना स्टेटस बनाना है। सेंस ऑफ एडिक्वेसी, आपको अपने वर्कर्स को एक एडिक्वेसी की भावना देनी है, जिसमें कहते हैं ना कि भाई पूर्णता, जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारी की सारी एडिक्वेसी होता है काफी मात्रा में बेसिकली, है ना। तो एडिक्वेसी का मतलब कि भाई वर्कर को ऐसा लगना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल रहा है, काफी मात्रा में मिल रहा है यहाँ से,
चाहे जो मर्जी हो, चाहे सैलरी है, चाहे रिकॉग्निशन है, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट है, सर्विसेज फॉर द फैमिली। तो फैमिली के लिए आप सर्विसेज बेसिकली दे रहे हैं, तो वो भी आइडियल बेनिफिक्शन में ही आता है। कई बार क्या होता है, इसका मीनिंग पूछा जा सकता है कि भाई आइडियल बेनिफिक्शन में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, सेंस ऑफ एडिक्वेसी, सर्विसेज टू द फैमिली, ये आइडियल बेनिफिक्शन में बेसिकली आएगा। तो मटेरियल इंड्यूसमेंट, नॉन मटेरियल, डिजायरेबल फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, आइडियल बेनिफिक्शन, ये 4 तरह के इंड्यूसमेंट्स इन्होंने दिए हैं। तो इसके साथ साथ बर्नार्ड ने 4 तरह के जनरल इंसेंटिव भी दिए। ये तो इन्होंने स्पेशली यहाँ पर बात करी हुई है कि इंड्यूसमेंट्स हम किस तरह से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरल इंसेंटिव्स की भी बात करें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एसोसिएशनल अट्रैक्टिवनेस बेस्ड ऑन द कंपैटिबिलिटी विद एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब हो गया कलीग्स, कलीग्स स्पेलिंग यही है। तो कलीग जो होते हैं आपके, या बॉसेस या सीनियर जूनियर जो भी आपके हैं यहाँ पर, उनके साथ एसोसिएशनल अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए बेस्ड ऑन द कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब कि भाई सेम इंटरेस्ट, सेम नेचर, मतलब जहां पर वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, जहां पर एक दूसरे के साथ उनकी बढ़िया ट्यूनिंग है। तो मतलब जो एसोसिएशनल अट्रैक्टिवनेस है, जहां पर आप जुड़ने का भाव रखें दूसरे लोगों के साथ, वो होना चाहिए एसोसिएशनल अट्रैक्टिवनेस। कि भाई आपके जो एसोसिएट्स हैं, आप उनके साथ क्या है, जो भी एसोसिएट्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, सीनियर है, जूनियर है, आप उनके साथ जुड़े, आप उनके साथ जो है मिलके रहें। सेकेंडली, एडॉप्शन ऑफ वर्किंग कंडीशंस टू हैबिचुअल मेथड्स एंड एटीट्यूड्स। तो यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस कैसी आपने अडॉप्ट करनी है, ऐसी वर्किंग कंडीशंस अडॉप्ट करनी है जिस पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशंस के लिए हैबिचुअल हो आपके वर्कर्स। तो वर्किंग कंडीशंस ऐसी यहाँ पर जो है अडॉप्ट करनी है आपने, ताकि जो भी यहाँ पर मेथड्स एटीट्यूड्स आप यूज करिए वो हैबिचुअल हो। ठीक है, यानी कि लोगों को उस पर्टिकुलर तरीके से काम करना पसंद हो, उस तरह से आपको वर्किंग कंडीशंस अडॉप्ट करनी है। एडॉप्शन ऑफ वर्किंग कंडीशंस टू हैबिचुअल मेथड्स एंड एटीट्यूड्स। तीसरा, अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेट करवाइए, लोगों को इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में। कंडीशंस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर्स, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशंस बनाइए, इस तरह के माहौल को बनाइए जहां पर आप कम्युनिकेट करिए एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह से आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंक्रीज करना है कम्युनिकेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ये 4 तरह के जनरल इंसेंटिव्स इन्होंने यहाँ पर दिए, जो कि बिल्कुल सिंपल है। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बर्नार्ड का, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखो जी, बर्नार्ड ने आइडेंटिफाई करा 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की 4 यहाँ पर फीचर इन्होंने बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फीचर बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो होती हैं उसके उसमें क्या होते हैं, उसमें सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स मतलब सेट प्रोसीजर्स होते हैं। तो हर चीज को करने का तरीका होता है, सिस्टम होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, या हम कहें एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिस्टम्स होते हैं उसमें। सेकेंडली, डीपर्सनलाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डी का मतलब होता है टू रिमूव। किसको रिमूव करना है जी, पर्सनलाइजेशन का मतलब पर्सन को यहाँ पर क्या है, पर्सनल चीजों को यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है। कहने का मतलब हुआ, डीपर्सनलाइजेशन का मतलब हुआ हमें चलना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने यहाँ पर तय की गई चीजें हैं, एग्रीमेंट है। तो हमें अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को दूर रखना है, अपने पर्सनल बिलीफ्स को दूर रखना है, और हमें क्या करना है, हमें करना है रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर काम। उसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। जैसे कि हमने एमपी फॉलेट के बारे में डिस्कस किया, डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर, जहां पर ऑर्डर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वही है, वर्क डिवीजन इसका फाउंडेशन है। वर्क डिवीजन करेंगे तो स्पेशलाइजेशन भी होगी। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको एक तरह का ही काम देना यहाँ पर, ताकि वो एक्सपर्ट हो जाए उस पर्टिकुलर काम में। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इसका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसी के अंदर आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया जहां पर आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दीज आर बेसिकली नॉट दैट मच बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। फ्रेंड सर्कल इसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया।
तो जब भी आपके एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अपने अपने गुट अपने अपने ग्रुप्स वो बना लेते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चाहे उनकी फ्रेंडशिप है, चाहे उनका जो भी यहाँ पर जिस भी तरह का रिलेशंस हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहां पर आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, अगर सेम नेचर है, सेम इंटरेस्ट है, उस वजह से बनती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो बर्नार्ड की एक स्टेटमेंट भी आती है, इन ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस देयर एग्जिस्ट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी यहाँ पर आपके पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको फॉर्मल समझ लो, जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है जी। अब बात करते हैं कि बर्नार्ड ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहा हुआ है। देखो जी, कॉन्शियस इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल के बीच में जो कॉन्शियस इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ आप इंटरेक्ट करते हो कॉन्शियसली, उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो कैसे पर्सनल, यहां पर देखो हमने इनफॉर्मल में क्या बात करी थी, इनफॉर्मल में बात करी थी डीपर्सनलाइजेशन की, लेकिन यहां पर ये बात कर रहे हैं पर्सनल रिलेशंस। यहां पर पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे बनती है जी आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू सम सेम नेचर सेम इंटरेस्ट। वही चीज कह रहा है कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप कैसे, कि भाई किसी का नेचर सेम हो गया, किसी का इंटरेस्ट सेम हो गया, तो वो क्या है आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम कर देगा, फ्रेंड सर्कल जो उनका बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो सामने वाले को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो वो क्या कर लेंगे, आपस में दोस्ती कर लेंगे, है ना, तो वही आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। या किसी का यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो घूमने फिरने का है, किसी का इंटरेस्ट मूवीज का है, किसी का इंटरेस्ट कुछ खाने पीने का होता है, ठीक है, जो काफी ज्यादा खाने में जो है बिलीव करते हैं, शौक होता है उनको, तो उसी तरह से जो है आपका अगर सेम इंटरेस्ट का पर्सन मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड हो जाता है, उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वाइल जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती है, तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। बेसिकली नो फ्रेमवर्क इज बेसिकली देयर, कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क नहीं होता है। हैव अ सीरियस इंपैक्ट ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उनकी वर्किंग में, क्योंकि जो लोग आप पर्सनली डिस्कस करते हैं वही तो फॉर्मली आगे फिर आप प्रेजेंट भी करोगे, है ना, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल जो एक तरह से रिलेशनशिप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अथॉरिटी की बात करें तो क्या कहते हैं अथॉरिटी के लिए बर्नार्ड, तो इन्होंने रिजेक्ट करा ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, इन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी को यहाँ पर रिजेक्ट करा, कहा कि भाई जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, मैक्स वेबर की जो यहाँ पर हमने अथॉरिटीज देखी, टाइप्स देखे, इसमें ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, लीगल, रैशनल अथॉरिटीज की इन्होंने बात करी, इन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी को किया रिजेक्ट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्सेप्टेंस एज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने कहा कि भाई कोर्सिव अथॉरिटी नहीं चलेगी, जबरदस्ती वाली अथॉरिटी नहीं चलेगी, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में होता था, यहाँ पर एक्सेप्टेंस रहेगा बेसिस ऑफ अथॉरिटी, कि सामने वाला अगर कोई सीनियर है और ये आपका कोई जूनियर हो गया, तो जूनियर अगर सीनियर की बात मानेगा तो उसके बीच में एक चीज होगी, दैट इज एक्सेप्टेंस। अगर जूनियर एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, उसके ऑर्डर को, तभी जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऐसे नहीं। तो इसलिए सीनियर का काम होता है यहाँ पर कि वो इस तरह की कंडीशंस बनाए या इस तरह से जो है माहौल बनाए कि आपका जो जूनियर है वो क्या करे, एक्सेप्ट करे पर्टिकुलरली उस अथॉरिटी को। तो अथॉरिटी इज ए कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ऑर्डर जो दिया जा रहा है इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि अथॉरिटी क्या है, कि ऐसा कैरेक्टर है कम्युनिकेशन का जो आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, कि भाई किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, द वे यू आर बेसिकली गिविंग ऑर्डर, दैट इज अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी कब होगी, किन चीजों के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, किन चीजों के ऊपर अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस यहाँ पर हो सकती है। देखो जी, सबसे पहले अगर आप अथॉरिटी एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं अपनी, सबसे पहली चीज है व्हेन द कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड। ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम्युनिकेशन, जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑर्डर यहाँ पर दिया, कम्युनिकेट किया, तो वो अंडरस्टैंड होना भी जरूरी है। जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रॉपर वे। कंसिस्टेंसी विद ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, वही चीजें हैं
कि ऑर्डर अगर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की पर्पस के हिसाब से हो, कि कहीं आपको सब्जी लाने तो नहीं भेज रहा है अपने घर के लिए, अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए तो नहीं भेज रहा है, वाइफ को शॉपिंग करवाने तो नहीं भेज रहा है, ठीक है। बेसिकली जो बॉस है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको ऑर्डर देगा, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए आपको ऑर्डर देगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। पर्सनल काम के लिए तो शायद ना भी करें एक्सेप्ट। कंपेटिबिलिटी विद पर्सनल इंटरेस्ट, तो पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉय है उसका जो काम बनता है या उसका जो इंटरेस्ट है काम करने में, उसके हिसाब से भी आपको काम देना है। कहीं ऐसा काम नहीं देना है कि जो एम्प्लॉय है हो सकता है उसको वो चीज करना पसंद ना हो और आप उसको बार बार वही काम दे रहे हैं, तो वहां पर भी एक्सेप्टेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। फिजिकल और मेंटल एबिलिटी टू कंप्लाई, आपको ये भी देखना है वाइल गिविंग ऑर्डर कि आप अथॉरिटी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि आप जिसको बेसिकली अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या वो फिजिकली या मेंटली एबल है उस चीज को डील करने के लिए या नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको देखनी है कि उसको काम करना आएगा भी या नहीं आएगा, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी व्हेन एवर यू आर एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है जो हर बार आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलता है किसी न किसी फॉर्म में, वो है जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो ये दिया है बर्नार्ड ने, जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो ऑर्डर्स फॉल इन 3 कैटेगरीज, 3 तरीकों में ऑर्डर्स आपका जो है बेसिकली रहता है, या हम कह सकते हैं कि भाई इन 3 कैटेगरीज में जो है ऑर्डर आपका फॉल करता है। सबसे पहली चीज आती है जी ऐसा ऑर्डर, ऑर्डर एक ऐसा होगा विच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। पहला ऑर्डर तो ये है। दूसरा ऑर्डर इस तरह का हो सकता है विच इज बेसिकली न्यूट्रल लाइन, जैसे कि या तो एक्सेप्ट हो सकता है या एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और तीसरा यहां पर ऑर्डर होता है विच आर एक्सेप्टेबल विदाउट एनी क्वेश्चन, दिस केम अंडर दिस जोन ऑफ इंडिफरेंस। पहला ऑर्डर बताया कि ऐसा ऑर्डर जो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। दूसरा ऑर्डर ऐसा जो न्यूट्रल है, उसको एक्सेप्ट किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मूड, कैरेक्टर जो भी है, जो नेचर जो भी है, सिचुएशन। तीसरा आता है ऐसा ऑर्डर जिसको फॉलो किया जाता है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एनी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे उसको, उस जोन में जो ऑर्डर आएगा ना वो होगा जोन ऑफ इंडिफरेंस। ऐसा एक दायरा जिस दायरे में अगर वो ऑर्डर आ गया सामने वाला उसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा विदाउट एनी क्वेश्चन। तो एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस के ऊपर ही जो है अथॉरिटी की जो एक्सेप्टेंस है वो डिपेंड करती है। व्हेन ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन इट इज कॉल्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस। अगर आपको एक लाइन में डिफरेंस, एक लाइन में यहाँ पर डिफाइन करना है जोन ऑफ इंडिफरेंस को, ऐसा जोन जिस जोन में जो ऑर्डर्स है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। जब आप ऐसे जोन में ऑर्डर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9 to 5 आपका जॉब है, ठीक है, 9 से 5 आपको सारा काम करना पड़ेगा, जो भी आपको कहा जा रहा है, वो जो जोन होगा, टाइम जोन होगा, वो होगा एक्सेप्टेंस का जोन, वो होगा जोन ऑफ इंडिफरेंस। वहां पर आपको जो मर्जी दिया जाए काम करने को करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है आर्मी का, कि आर्मी में जो लोग ड्यूटी में है उनको वो काम करना ही है जो उनके साहब ने, जो उनके बॉसेस ने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो साइमन की बात करें तो साइमन ने यहाँ पर दिया हुआ है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग द कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, कि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की, ठीक है, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को, उस ऑर्डर को कैसे यहां पर कंट्रोल किया जाता है एक सही तरीके से एज ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, कि जब भी आप ऑर्डर दें, जब भी आप कम्युनिकेट करें तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जी। तो सबसे पहले हमें चैनल्स जो है कम्युनिकेशन के वो डेफिनेट होने चाहिए कि ऐसे ऐसे हमको कम्युनिकेट करना है, ऐसे ऐसे हमने ऑर्डर देना है, वो जो चैनल्स हैं वो डेफिनेट होने चाहिए। सेकेंडली देयर शुड बी डायरेक्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कि जितना छोटा हो सके कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है उतना पॉसिबल हमने करना है, जितना पॉसिबल है उतना ही छोटा हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो लाइन है वो रखनी है, लेवल्स रखने हैं। यूज ऑफ कंप्लीट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, की जितनी भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जितने भी लेवल्स हैं उन सबको हमने कंप्लीटली यूज करना है जी। क्या करना है? कंप्लीटली यूज करना है। कॉम्पिटेंस ऑफ ऑफिसर्स शुड बी एडिक्वेट, तो जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो ऑर्डर दे रहे हैं या जो ऑर्डर ले रहे हैं, वो जो कॉम्पिटेंस उनकी है, जो कॉम्पिटेंस काफी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कैपेबिलिटी,
कैपेबिलिटी। The line of communication should not be interrupted during the functioning of the organization। कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस किया कि भाई जो हायरार्की है इसको हमें फॉलो करना है कम्युनिकेट करने के लिए, ये इंटरप्ट नहीं होने चाहिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन का काम यहाँ पर कर रहे हैं। एवरी कम्युनिकेशन शुड बी ऑथेंटिकेटेड, वैलिड होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। ऑथेंटिकेटेड का मतलब वैलिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए कम्युनिकेशन या ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, सही अथॉरिटी से आया हुआ होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट भी होगा। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और हम कह सकते हैं कि भी ऑर्डर्स को कंट्रोल करने के कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अथॉरिटी हो गया जी। नाउ व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना भी जरूरी है ना। जब हम उर्विक की बात हमने करी थी, उर्विक ने इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहता है कि अथॉरिटी जो है किसके बराबर होनी चाहिए, मस्ट बी को इक्वल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ही सेड दैट एग्जीक्यूटिव्स एक्शंस आर ऑलवेज कंडीशन्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ मोरालिटी। तो उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, जो भी हम यहाँ पर एक्टिविटीज करते हैं, दे आर ऑलवेज कंडीशन्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ मोरालिटी। तो आपको यहाँ पर मोरालिटी, नैतिकता का ध्यान रखना पड़ता है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑपरेटेड अनलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हायरार्की में आपको काम तो बांट देते हैं, आप अथॉरिटी तो बांट देते हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतने ही मात्रा में बांटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो शायद अथॉरिटी का मिसयूज भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मॉरल, लीगल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल कोड्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीजें होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेट मिलता है जिसमें आपको कोड्स का मतलब है कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो आपके नैतिक रूल्स भी हो सकते हैं, नैतिक कुछ आपके मूल्य भी हो सकते हैं, लीगल कुछ कानूनी भी हो सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स के तहत जो चीजें करी हुई हैं तय उसके हिसाब से भी हो सकती है, टेक्निकल लेवल पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं। सबको ध्यान में रखते रखते आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी पड़ती है। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इससे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जी, कि मॉरल कुछ एथिक्स, कुछ आपके मॉरल रूल्स भी है, लीगल भी है, टेक्निकल भी है, प्रोफेशनल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, जिसकी वजह से क्या है कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कई बार कन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि कई बार हम एक साथ इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं सभी को। These conflicts may result in, अब जब ये कन्फ्लिक्ट होते हैं कि हमने मॉरल कुछ रूल्स को फॉलो करना है या कुछ लीगल रूल्स को फॉलो करना है, कुछ टेक्निकल को करना है या प्रोफेशनल को करना है, बहुत सारे एथिक्स आपके पास है ना, तो उन रूल्स रेगुलेशंस को कैसे आप फॉलो करोगे। तो अगर उसमें समस्या, अगर जैसे मॉरल को आपने कर दिया तो कई बार हो सकता है लीगल आप फॉलो ना कर सके। तो कहने का मतलब हुआ ये कंफ्लिक्ट होते हैं ये क्या फिर आपको रिजल्ट दे सकते हैं, क्या आउटकम्स आ सकते हैं इन कंफ्लिक्ट से। सबसे पहले पैरालिसिस ऑफ एक्टिविटीज और एक्शंस अलोंग विद इमोशनल टेंशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारी चीजें हो सकती है कि भाई जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं हो सकता है वो परफॉर्म ही ना कर पाए आप, इमोशनल टेंशन हो सकती है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, क्या हमें कुछ मॉरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या लीगल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, या प्रोफेशनल को, या कोई और। तो वहां पर समस्या आ जाती है, फिर आपको चूज करना मुश्किल हो जाता है कि किसको वायलेट करें और किसको यहाँ पर फॉलो करें। Conformity to one code and violation of other which may lead to guilt, dissatisfaction and loss of respect। वही चीज आती है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हो, आप एक सेट ऑफ रूल्स को यहाँ पर फॉलो कर पा रहे हो सकता है दूसरे को आप फॉलो ना कर पाए, दूसरे को आप वायलेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉरल कोड्स को फॉलो कर रहे हैं और लीगल कोड कहीं ना कहीं आपका जो है वहां पर अनफॉलो हो रहा है। जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट की भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको ऑर्डर आया हुआ है कि आपको क्या करना है, ये वाला काम करना है, कहीं कोई पर्टिकुलर जैसे रेडी फड़ी वाले होते हैं उनको आपने हटाना है साइड, ठीक है, रोड के से हटाना है। तो कई बार आपको लगता है कि हो सकता है आप भी उसी बैकग्राउंड से उठे हों, गरीब घर से उठे हों और फिर जाके ऑफिसर बने हो अपनी मेहनत से। आपकी मोरालिटी कैसी होगी, आप कहेंगे कि नहीं यार ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो अपने जीवन यापन का यहाँ पर जो है साधन अपना बेसिकली जुटा रहे हैं या अपने जीने के लिए बेसिकली चीजें कर रहे हैं। तो आपका मोरालिटी आपको वहां पर बोलेगी कि नहीं इनको नहीं उठाना। लेकिन जो लीगलिटी है, जो लीगल जो कोड है वो कहता है कि भाई आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर आपको कंफ्लिक्ट हो जाएंगे
तो इससे क्या है, एक को आप कंफर्म करेंगे, एक को फॉलो करेंगे, दूसरे कोड को कहीं ना कहीं वॉयलेट आप कर सकते हैं। इससे आपको गिल्ट, डिससेटिस्फेक्शन या रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट की लॉस भी हो सकती है। फाइंड सम सब्स्टिट्यूट एक्शन सुटेबल टू डील विद द सिचुएशन, या फिर अगर ऐसा कंफ्लिक्ट होता है तो फिर एक और चीज हो सकती है कि आप कुछ सब्स्टिट्यूट एक्शन देख सकते हैं जो कि सुटेबल हो टू डील विद द सिचुएशन, कि भाई वो काम ना करके हो सकता है आप कोई दूसरा काम यहाँ पर कर दें जो उस सिचुएशन के लिए सुटेबल है। तो इन कंफ्लिक्ट्स की वजह से हमें ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है व्हेन वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती है ये चीजें, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। आगे बढ़े, फिर डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कहते हैं जी बर्नार्ड जी? बर्नार्ड डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कहते हैं? तो बर्नार्ड कहते हैं दैट डिसीजंस आर द एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स which are the result of deliberation, calculation and thought involving the ordering of means to the ends। सिंपल सी बात कही कि डिसीजंस ऐसे एक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के जो किस वजह से वो करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेशन, की आपने डिस्कशन किया, डिबेट किया, आपने बातचीत करी, आपने कैलकुलेशंस करी, यहाँ पर कोई गणना करी, कुछ चीजों को आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर किया, और थॉट जहां पर आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जहां पर आपने सोचा बहुत सारी चीजों के बारे में, तो वो सारी चीजें करने के बाद डेलिब्रेशन, कैलकुलेशन, थॉट प्रोसेस को यहाँ पर चलाने के बाद जो एक्ट करता है इंडिविजुअल, वो डिसीजंस होते हैं, जिसमें आपको ऑर्डर करना होता है मींस टू एंड। मींस टू एंड यानी कि आपको साधन जुटाने होते हैं, मेथड यूज करने होते हैं, किस चीज को करने को, एंड को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। पीवाईक्यू में स्टेटमेंट आई हुई है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है जी। तो दो तरह के डिसीजन इन्होंने बताए यहाँ पर पीवाईक्यू में आ चुके हैं। तो एक तो पर्सनल डिसीजन होता है जो आप पर्सनल एक्टिविटीज के लिए, पर्सनल एक्शंस के लिए, व्यक्तिगत चीजों के लिए करते हैं, जैसे फैमिली में, फ्रेंड्स में, या अपने खुद के लिए कुछ डिसीजंस आप लेते हैं, दैट इज पर्सनल डिसीजन। और दूसरा आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन का मतलब हो गया जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए डिसीजन ले रहे हो। सिंपल सी बात है, जो पर्सनल डिसीजन होगा वो अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए आप लोगे, और जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा वो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए लेंगे, उनको अचीव करने के लिए लोगे। ठीक है, तो फिर कुछ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने दिया। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि हमने देखा 1938 में बेसिकली पब्लिकेशन भी आई थी इनकी। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कोई एग्जीक्यूटिव होता है, कोई लीडर होता है, कोई मैनेजर होता है, उसका पहला काम होता है कि भाई आपको फॉर्मुलेट करना है पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, सबसे पहले वो फॉर्मुलेट करिए। सेकेंडली, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के का जो कम्युनिकेशन है, या हम कहेंगे जो ऑर्डर आप दे रहे हो उसको मेंटेन करिए। आप एक तरह से सुपीरियर, जूनियर, उनके बीच में इंटरेक्शन करिए, यहाँ पर उनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उसको मेंटेन करना वो लीडर का काम होता है। थर्ड, सिक्योरिंग एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स हैं आपके, जो वर्कर्स हैं, उनसे क्या करना है जी, आपने जो सर्विसेज उन्होंने देनी है उनको सिक्योर भी करना है। कहने का मतलब हुआ काम करवाना अपने सबऑर्डिनेट से जो उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन फंक्शंस यहां पर एग्जीक्यूटिव के इन्होंने दिए बर्नार्ड ने। फिर फाइनली लीडरशिप के बारे में थोड़ी सी चीजें यहां पर देख लेते हैं, फाइनल टॉपिक है। तो लीडरशिप के बारे में बर्नार्ड क्या कहते हैं? बर्नार्ड कहते हैं, देखो, व्हाई वी नीड लीडरशिप, हमें लीडरशिप क्यों चाहिए? टू अचीव कोऑपरेशन, हमें कोऑपरेशन अचीव करना है जी। हमें क्या करना है, हमें लोगों को आपस में कोऑपरेट करने देना है। उस कोऑपरेशन के लिए हमें लीडरशिप चाहिए, वो डायरेक्शन देने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए, ताकि लोग आपस में क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करें और ऑर्गेनाइजेशन जो है सही तरीके से काम करे, प्रोडक्टिव हो। तो लीडर शुड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एक्शन। लीडर को यहाँ पर ये पता होना चाहिए व्हाई वी आर बेसिकली हैविंग सम एक्टिविटी, नीड क्यों है किसी भी एक्शन को करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करना कि भाई क्यों हमने ये काम करना है, व्हाई क्लियर होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का। एंड देयर आर 5 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए लीडर बाय बर्नार्ड। इंपॉर्टेंट है जी, पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, किसी भी लीडर में ये 5 क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली क्वालिटी है वाइटैलिटी, जिसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं,
एंड्योरेंस भी कहते हैं, बेसिक एंड्योरेंस जिसको हम कह सकते हैं। वाइटलिटी मतलब स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस मतलब नॉट गिविंग अप, ऐसा नेचर जहां पर आप गिव अप नहीं करते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, जूझते रहते हैं। तो वाइटलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, मतलब एक तरह से संघर्ष करने की जो एक तरह से फीलिंग होती है, संघर्ष करने का जो एक जज्बा होता है वो होना चाहिए। डिसिसिवनेस, डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आना चाहिए आपके किसी भी लीडर को। परसुएसिवनेस, परसू करना, परसुएड करना, कन्विंस करना, टू मेक समवन टू डू समथिंग, या हम कहें कि मोटिवेट करना, किसी को कुछ करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करना है ना, उसको परसुएसिवनेस कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी यहाँ पर जरूरी है लीडर के लिए, तो बर्नार्ड कहते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, करवाना आना चाहिए, तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी यहाँ पर होनी चाहिए। सो दीज आर द 5 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर गिवन बाय बर्नार्ड। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे उसके बाद थिंकर। तो तब तक आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से, और बिल्कुल मॉक्स वगैरह भी देते रहिए। बेसिक एमसीक्यू से शुरू करना, उसके बाद पीवाईक्यूज की तरफ जाना, ठीक है। बाकी रिवाइज करते रहो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।